जी, कैसे हो सभी बच्चों। तो ये इंटर की रिवीजन क्लास नंबर ऑडिट की रिवीजन क्लास नंबर 3 में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक ख़त्म करेंगे, आप जानते हैं हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 11 स्टडी मटेरियल का दोनों लेकर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट और चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एथिक्स। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर एक साथ ले रहे हैं। आज जो हम करेंगे वो एथिक्स का चैप्टर जो होगा ना आपका, उसी के जो टॉपिक्स हैं, अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं इस क्लास नंबर 3 रिवीजन के अंदर, आज उन्हें हम समाप्त करेंगे। और फिर अगली क्लास के अंदर हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, चैप्टर नंबर 1 किससे रिलेटेड है? चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड है आपका नेचर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो हम उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग है उनको खत्म करेंगे। इस तरीके से हमारे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और फिर इस सैटरडे और संडे को हम एमसीक्यूज प्लस जितने करेक्ट इनकरेक्ट और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस वगैरह हो सकते हैं इनके ऊपर पॉसिबल, उन सब का डिस्कशन करेंगे सैटरडे संडे, ताकि ये 2 चैप्टर पैक होके हमारे साइड पे हो जाएं। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर पर आएंगे जिसका नाम होगा ऑडिट एविडेंस। ठीक है, चलो जी, फिलहाल आज हम शुरू करते हैं। आप एथिक्स लो जी। तो सबसे पहले एक चीज होती है एथिक्स। तो मैं कहा एथिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, एथिक्स का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या चीज सही है और क्या गलत है, इस चीज का जजमेंट करना इज कॉल्ड एज एथिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर बना हुआ है। हुआ क्या कि मैंने कहा जी एक गाय आपके सामने से दौड़कर आ रही है और गाय, ये आप खड़े हो और गाय आपके लेफ्ट से चली गई, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई। पीछे से उस गाय को मारने के लिए कसाई भी आ रहा है और कसाई ने आपसे पूछा कि बोल भाई गाय कहाँ गई है। अब गाय कहाँ गई है, तो यहाँ पर आपको एक बचपन से एक शिक्षा दी गई थी। वो कहा गया था कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। बचपन से मैडमों ने भी यही सिखाया कि आपको हमेशा सच बोलना है। बट आप इस सिचुएशन में सच बोलोगे या फिर गाय की रक्षा करने की कोशिश करोगे? आप गाय की रक्षा करने की कोशिश करोगे और शायद कसाई को कह दो कि राइट हैंड साइड पे चला जा। ठीक है ना। मगर इस चक्कर में आपने जो बचपन से सिखाया गया था उसका तेल निकाल दिया। बट इस पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको यही सही लगा। तो जो पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका डिसीजन है दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स। ठीक है, एक होते हैं एथिक्स और एक होते हैं रूल्स। रूल्स वो हैं जो आपको सिखाए गए, बस कि हमेशा सच बोलो, बड़ों का आदर करो। फिर एक पार्टिकुलर सिचुएशन में जब आप फंस के कोई डिसीजन लेते हो दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स। ठीक है, सही और गलत जो आपको उस सिचुएशन में लगते हैं उनमें से जब आप सही का सिलेक्शन करते हो तो दैट इज कॉल्ड एथिक्स। तो एथिक्स का मतलब क्या है? मॉरल प्रिंसिपल्स जो किसी इंडिविजुअल के पर्सनल बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ये रूल्स नहीं है जो पूरी सोसाइटी पे लगे, ये इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल से आते हैं, इंट्रिंसिकली मतलब अंदर से निकलते हैं ये। इतनी बात क्लियर? और आगे बढ़े। अब हमारे लिए अगला टर्म है प्रोफेशनल एथिक्स। क्या होता है? हाँ जी, ऑडिटिंग में तो भाई साहब प्रोफेशनल एथिक्स मतलब एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई गुना उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ऑडिट के अंदर। तो क्यों? क्योंकि एक बार याद होगा कि 1 जुलाई को ही जब हमारा सीए डे होता है तो फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई साहब आपके साइन की वैल्यू मुझसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी कागज पे जिस पे बैलेंस शीट बनी होती है तो उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, बट जैसे ही उस पे साइन हो जाते हैं तो वो कागज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है और पूरे संसार में वो एक्सेप्टेबल होता है। तो यानी कि आपके साइन की एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी ज्यादा वैल्यू है। तो फिर यानी कि आपके द्वारा साइन किए गए डॉक्यूमेंट को कोई भी पूरी सोसाइटी, सरकार, क्लाइंट, अथॉरिटीज, एम्प्लॉइज, सब के सब उसके अंदर रिपोज यानी कि ट्रस्ट रखते हैं। तो फिर इसलिए ऑडिटिंग के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे वो प्रैक्टिस में हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसे एथिकल बिहेवियर का पालन करना ही करना पड़ेगा क्योंकि समाज उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अभी तक में कह सकता है पहले डिफाइन एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है यहां से। हाँ जी, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? इसके 2 कोड हैं जो मर्जी यूज कर लो। पहला आई ऑब्जेक्ट डीसीपी, आई ऑब्जेक्ट डीसीबी, ऑब्जेक्ट आई
ओ से ऑब्जेक्ट, डीसीपी, यहां से डी, और यहां से सी, यहां से पी, या फिर ओ बीसीसीआई, दोनों में से जो मर्जी कोड आपको जो पसंद आए आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैं एक एक का मतलब समझाना शुरू करता हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदार। तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये जरूरी है, मतलब प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए जरूरी है कि वो ऑनेस्ट रहे हर वक्त, ऑनेस्ट रहे हर वक्त। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि चाहे कोई जितना मर्जी आपके ऊपर प्रेशर डाल दे, परंतु वो कहते हैं ना, मैं झुकेगा नहीं, तो बस वही है। चाहे कोई जितना मर्जी अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दे, चाहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, परंतु आप झुकेगा नहीं, बस ये एटीट्यूड रहना चाहिए। फिर है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मतलब आपको रेगुलर नॉलेज अपडेट अपनी करती रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, पता लगा आपको पता ही नहीं है। कंपनीज एक्ट में नई अमेंडमेंट आई, आपने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको अपनी नॉलेज को रेगुलरली अपडेट करना है, मतलब अटेन करना है, पहले प्राप्त करना है, फिर मेंटेन करना है। अच्छा, पहले प्राप्त करना है, फिर उसे मेंटेन करना है। किस चीज को? प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स को एट अ लेवल टू इंश्योर दैट द जो आपका क्लाइंट है वो आपसे प्रोफेशनल सर्विसेज जो रिसीव करेगा वो लेटेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन के हिसाब से रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ जी। पता लगा आप ही अपने क्लाइंट के बारे में अफवाहें फैलाई जा रहे हो, भाई साहब क्लाइंट मेरा ये है, थोड़ा कैरेक्टर ढीला है। भाई ऐसे ये क्या हो रहा है? ये पता लगा क्लाइंट ने आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये तो वही बात हो गई कि मतलब पेशेंट गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसका चर्चा हर जगह कर रहा है कि भाई साहब ये गुप्त रोग से पीड़ित है। तो ऐसे थोड़े ना करना चाहिए। तो आपका क्लाइंट आपके पास आया तो उसकी कोई वीकनेस है तो वो सब को थोड़े ना बताओगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है। Thus he shall respect the confidential nature of such information, कोई भी इसके पास इंफॉर्मेशन आती है तो। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब आपको पूरे जो कानून जो क्लाइंट के ऊपर लगते हैं उन सबकी नॉलेज भी होनी चाहिए भैया। मतलब जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली जब आप कंपनी एक्ट का कंपनीज का ऑडिट करने जा रहे हो तो कंपनीज एक्ट पे तो आपका हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए फिर हम आते हैं क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। क्वालिटी कंट्रोल जब मैं बात करता हूं ना, तो क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास दो तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो है SQC1 और एक है SA 220। SQC1 और SA 220 में पहली बात तो फर्क क्या होता है, गौर करना। SQC1 अगर मैं बात करता हूं तो ये बात ओवरऑल लेवल पे करता है, मतलब ग्लोबल लेवल की बात करता है, मतलब ये सभी के सभी एंगेजमेंट की बात करता है, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे एश्योरेंस से रिलेटेड एंगेजमेंट हो, रिव्यू से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड। तो SQC1 सभी के बारे में बात करता है, जबकि SA 220 ये बात करता है केवल पार्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की जो आप करने जा रहे हो। SQC1 पूरी की पूरी फर्म के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि SA 220 अप्लाई होता है उस पार्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे जो आप करने जा रहे हो, मतलब उस पार्टिकुलर एंगेजमेंट के ऊपर ही अप्लाई होता है। और ये तो भाई साहब पूरी फर्म के ऊपर ही अप्लाई होता है SQC1। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? चले जी, तो ये दोनों के बीच में फर्क है। अब चाहे SQC1 हो या क्वालिटी कंट्रोल हो, दोनों के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, दोनों के अंदर कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं। अगेन SQC1 ग्लोबल लेवल पे बताता है पूरी फर्म के, और SA 220 उस पार्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बताता है, और दोनों के अंदर ही प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। अब ये प्रिंसिपल्स हैं भी सेम, मतलब उनके हेडिंग्स भी सेम है, बस कुछ एक के अंदर लैंग्वेज में मतलब थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, लैंग्वेज थोड़ा सा बदल सकता है, जिसकी मैं चर्चा भी करवा भी देता हूं। मैंने नोट्स में आपको ये करवाया था कि 7 प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एज पर SA 220। तो आज मैं SQC को भी साथ में डिस्कस करता जाऊंगा, ताकि आपको पेपर में कुछ नहीं पता, क्योंकि पेपर में वो SQC पूछ लेगा कि उसके प्रिंसिपल्स क्या है, तो पता लगा मैं SA 220 के एज इट इज चिपका है तो दिक्कत है। सिमिलरली अगर वहां पे SQC याद किया और 220 आ गया तो दिक्कत है। तो हालांकि हेडिंग सेम है, ये मेरे लिए बड़े कंफर्ट की बात है, हेडिंग्स दोनों का एब्सोल्युटली सेम है, बट अंदर के कंटेंट में कई जगह जहां चेंज होगा वो मैं बताता जाऊंगा। शुरू करें? चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। एक कोड याद रखना है, क्वालिटी कंट्रोल ले आए हम, ले आए हम। लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट,
ऐसे यहां पे यू का मतलब अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी जो रिवाइज स्टडी मटेरियल आया ना, पहले यहां पर अनबायस्ड होता था एक प्रिंसिपल, अब वो अनबायस्ड वहां से हटा दिया गया है। ठीक है जी, चलिए एक एक को देखना शुरू करते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले आपको ना कुछ किरदार और समझने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऑडिट फर्म है जिसका नाम है प्राग एंड एसोसिएट्स। अच्छा, ये ऑडिट करने जा रही है पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इस प्राग एंड एसोसिएट के एक ऑडिटर हैं जिनका नाम है मान लीजिए रमेश। अब रमेश क्या हुआ, ये ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं। रमेश किसका? पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ओके, तो रमेश अपने साथ में एक टीम भी लेके आए हैं। इस टीम में ये है 4 आर्टिकल और खुद रमेश भी आ रहे हैं। अब रमेश को मैं क्या कहूंगा, क्योंकि ये जो 5 लोग ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं, 4 आर्टिकल और रमेश, तो रमेश कौन है? रमेश है इंगेजमेंट पार्टनर। कौन है? इंगेजमेंट पार्टनर। और ये 4 कौन है? आर्टिकल। और ये 5 को मिलाकर मैं क्या कहूंगा? इन 5 को मिलाकर मैं नाम दूंगा इंगेजमेंट टीम। क्या नाम दूंगा? इंगेजमेंट टीम। 2 टर्म्स क्लियर हो गई। अगली टर्म, जब ये ऑडिट करने के लिए आ रही है तो इस असाइनमेंट को मैं नाम दूंगा, इस जो ये मिशन पे जा रहे हैं उस मिशन का नाम होगा ऑडिट इंगेजमेंट। क्या नाम होगा? ऑडिट इंगेजमेंट। तो ये 3 टर्म्स ध्यान रखना, ऑडिट इंगेजमेंट, इंगेजमेंट टीम, इंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, चले आगे। पहला आता है लीडरशिप। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, कहता है जी इंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, लीडरशिप लेनी पड़ेगी। किस लिए? ताकि ओवरऑल क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे हर ऑडिट एंगेजमेंट की। देखो यहां पर ऑडिट एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है। हाँ जी, जो भी ऑडिट एंगेजमेंट पे आप जा रहे हो वहां पर एंगेजमेंट पार्टनर को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो फॉर द ओवरऑल क्वालिटी। पूरी क्वालिटी, उस मतलब जो ऑडिट की क्वालिटी होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अच्छा, फिर कहता है जो एंगेजमेंट पार्टनर काम करेगा वही मैसेज देगा बाकी मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम को, और वो क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करेंगे। अच्छा, कैसे? फर्म, पहली बात, दे विल इंश्योर, एंगेजमेंट पार्टनर स्पेसिफिकली लीडरशिप करके दे विल इंश्योर कि दे आर कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। फर्म की क्वालिटी कंट्रोल का पालन कर रहे हैं, ये एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, और इंगेजमेंट टीम की एबिलिटी टू रेज द कंसर्न, यानी कि अगर मान लीजिए उन्हें वहां पर क्लाइंट के वहां कोई भी डर, फियर का इन्वायरमेंट महसूस होता है तो वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो आपको वहां एक्सेस नहीं करने दे रहे फैक्ट्री वगैरह में, तो फिर वो इंगेजमेंट, वो जो भी फियर है वो इमीडिएटली इंगेजमेंट पार्टनर को बता सके। इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा किसको? इंगेजमेंट पार्टनर को। किसमें? जब वो ऑडिट करने जाएगा, किसका? उस पार्टिकुलर क्लाइंट का, मतलब उस पार्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर। ठीक हो गई इतनी बात। अब ये हमने पहला पॉइंट कवर किया। ये पहला पॉइंट कवर किया कहां पर? अच्छा, ये मैंने समरी में एक चीज लिखी थी, ये समरी में, और ये वहां पर मेन वाले पॉइंट के अंदर लिखना रह गया। इसमें एक और पॉइंट था, वो क्या था? लीडर को इंश्योर करना पड़ेगा कि इंगेजमेंट, मतलब इंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं, फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हैं उसका पालन कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट एज पर द सिचुएशंस ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, और इंगेजमेंट टीम कोई भी कंसर्न रेज कर सके जब भी उसे लगे कि कोई डर का माहौल है। साथ में एक और चीज है कि ये पूरी टीम सभी के सभी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, अब पार्टिकुलर ऑडिट के ऊपर कौन से स्टैंडर्ड्स लगेंगे, शायद ऐसे लगेंगे ऑडिट करते हुए, तो फिर जो भी उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं उन सब का वो पालन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये लीडरशिप क्वालिटी तुम्हें एज एन एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव टू मेक श्योर। ये क्या है? एस से 220। अब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल SQ1 के अंदर भी होगा। हाँ जी है, तो ये देखिएगा, ये आ गए हम, लो जी SQC1 के अंदर आ गए। लो जी अब SQC1 के अंदर हमारा यही का यही जो प्रिंसिपल है वो कैसे बात करता है देखिएगा। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है। लो जी, जहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है मैं गाइड कर रहा हूं, मगर ज्यादातर 4 या 5 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है SQC1 रिक्वायर्ड द फर्म, कि पूरी फर्म का, अब देखो SQC1 फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, ठीक है ना। तो SQC फर्म कहता है कि फर्म को इस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे डिजाइन टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर। मतलब SQC फर्म रिक्वायर टू एस्टेब्लिश, कीवर्ड्स हैं देखो जी,
फर्म को ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे जो कि इंटरनल कल्चर ऐसा डेवलप करें बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल, मतलब कि क्वालिटी सर्वोपरि है। कीवर्ड याद करो, इस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे ताकि इंटरनल कल्चर इस तरीके का तैयार हो सके कि जो बता सके कि क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होंगी, ये फर्म के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे या जो फर्म के मैनेजिंग पार्टनर होंगे, ये इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करेंगे कि ये क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहेगा हर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। अब यहां ग्लोबल बातें हो रही हैं, देखो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो डिजाइन की गई हैं वो फर्म के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग पार्टनर जो होंगे वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ेंगे ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की फर्म हर जगह अपनी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कर रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगला पैरा देखिएगा, पर्सन असाइन द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, हर वो व्यक्ति जिसे कि ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी बाय द फर्म्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर शुड हैव, हाँ जी, जो अगर मान लीजिए फर्म का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग पार्टनर है वो क्वालिटी से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है या क्वालिटी से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल है वो फॉलो करने के लिए एक व्यक्ति को डेजिग्नेट कर देते हैं, तो उस व्यक्ति का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, पहली बात, उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड अथॉरिटी होनी चाहिए इसको इंश्योर करने की कि जब भी उनके आर्टिकल किसी भी ऑडिट असाइनमेंट पे जाएं तो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहे। तो यहां पर लीडरशिप में स्पेसिफिकली हो गए किसके बारे में, मैनेजिंग पार्टनर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटियां डाल दी गई हैं। तो ये पहला पॉइंट था दोनों के बीच में, एसए 220 और एसक्यूसी 1 के अंदर। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, आइएगा जी सेकंड पॉइंट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट ये क्या कहता है? हाँ जी, कहता है मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट असाइनमेंट पे गए हैं, आप कर रहे हैं ऑडिट करते हुए आपके सामने कोई थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस आया, क्लाइंट ने आपको जॉब देने की कोशिश की, क्लाइंट ने आपको गलत काम में एडवोकेट करने की वो के लिए कहा, क्लाइंट ने आपको इंटिमिडेशन थ्रेट टाइप कुछ देना चाहा, तो फिर कहता है जब भी आप इंगेजमेंट पार्टनर के रूप में आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, हाँ जी, इसे क्या हो गया, चलिए, हाँ जी, पहली बात, कोई भी ऐसा थ्रेट जो आपके इंडिपेंडेंस को प्रभावित करे आप उसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा थ्रेट जनरेट ना होने पाए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि इस ऑडिट एंगेजमेंट को इस थ्रेट के कारण आगे नहीं जाना चाहिए तो आप इन्फॉर्म करेंगे अपनी फर्म को कि भैया बताइए हमें इसका यहां पर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, और जिसमें ये स्टेप भी लिया जा सकता है कि चलो ऑडिट असाइनमेंट को यहीं के यहीं कैंसिल कर दो, हम आगे नहीं चल सकते। बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा डेलॉइट ने जब ये पकड़ा कि भाई सिंह ब्रदर्स फोर्टिस वाले वो इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है, फिर अगेन डेलॉइट ने जब ये पकड़ा कि जब बायजूस अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनलाइज करने को तैयार नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करवाने को नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने कहा जी हम ऑडिट असाइनमेंट को यहीं के यहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके ऑडिट करवाने को तैयार नहीं है तो क्या करें? ठीक है ना? तो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट का आप पालन करेंगे। ओके, तो इसमें एज ए एंगेजमेंट पार्टनर, देखो यहां पे चर्चा होगी एंगेजमेंट पार्टनर की, तो एंगेजमेंट पार्टनर देखना है आपको कि कोई थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस नहीं आ रहा, और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फर्म को इन्फॉर्म करो ताकि फर्म डिसीजन ले सके इंक्लूडिंग द विड्रॉल फ्रॉम द ऑडिट। फिर यहां पर एथिकल रिक्वायरमेंट पे आते हैं। अब यहां पर ग्लोबल लेवल की बातें होंगी एसक्यूसी 1 के अंदर। देखो जी,
कहता है जी फर्म को इस्टेब्लिश करने पड़ेंगी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो कि रीजनेबल एश्योरेंस, कीवर्ड मार्क करते जाना, फर्म को इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो कि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। अच्छा, किस चीज के लिए रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ेगा? कि फर्म का जो सारे का सारा स्टाफ है, मतलब फर्म के जो पर्सनल हैं, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, जो कि कहां पे दी गई है? आईसीएआई के द्वारा कोड ऑफ एथिक्स में दी गई है, प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में दी गई है, जिसे आप सीए फाइनल में पढ़ोगे भी सही है। तो दोबारा से बोलो, SQC1 क्या कहता है एथिकल रिक्वायरमेंट पे? कि फर्म को अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, डिजाइन करने पड़ेंगे, जो कि रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें कि फर्म के जितने भी पर्सनल हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट को। किन एथिकल रिक्वायरमेंट को? जो कि किसके द्वारा बनाई गई हैं? आईसीएआई के द्वारा बनाई गई हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने न्यूज़पेपर में इस प्रकार की एड देखी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नीचे एड दे रहा है कि यहां हर प्रकार की इनकम टैक्स रिटर्न भरने का या फिर ऑडिट करने का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। अबे ये ऑडिटर है या फिर वो जो है जो टेंट लगा के ऐड करता है, गैस, खट्टे डकार, किसी भी प्रकार का वशीकरण, सौतन से छुटकारा, ये वो वाला बंदा थोड़े ना है, ये भाई ये ऑडिटर है। तो फिर इनके लिए कुछ प्रोफेशनल एथिक्स बने हुए हैं जिनका पालन इनको करना पड़ता है। समझ आई बात? आगे फिर कहता है ये जो कोड आप एस्टेब्लिश करोगे इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स भी आने चाहिए, जिनकी अभी हमने चर्चा की, जिसमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब आया। मतलब इस कोड के अंदर सब कुछ आना चाहिए। ठीक है जी। आगे 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 बढ़ते हैं। हाँ जी, थर्ड पैरा जो है वो मिलता जुलता है। थर्ड पैरा अगर आप बात करोगे तो ये मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है? आपके ऐसे 220 से। कहता है एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसे 220 क्या कहता है? अभी हमने सेकंड में क्या किया? कहता है कोई ऐसी सिचुएशन जन्म लेती है जो कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस लेती है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को जन्म देती है, तो आप इन्फॉर्म करोगे अपने इंगेजमेंट फर्म को, अपनी फर्म को इन्फॉर्म करोगे ताकि फर्म उस पर डिसीजन ले सके। अब ये कहता है आपको मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। आपको ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जो कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट करे, तो फिर आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो आपको इन्फॉर्म करे। देखो, एक तरफ ऐसे 220 है जो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दूसरी तरफ SQC है जो कहता है कि आपको ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि वो आपको इन्फॉर्म करे। सिंपल समझ आ रहा है? There should be a mechanism in the firm by which the engagement partner provide with the firm with the relevant information about the client's engagement and personnel of the firm promptly notify the firms of the circumstance and relationship that create a threat to the independence. ठीक है, क्लियर? अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है मेरा? एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द ऑडिट एंगेजमेंट। दो चीजें हैं। पहला, एक्सेप्टेंस करते हुए, यानी कि जब आप कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, नया क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो पहले क्लाइंट के बारे में जान लेना कि क्लाइंट है कौन। पता लगा मेरे पास विजय माल्या आ रहा है, तो भाई मुझे क्या इसका असाइनमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए विजय माल्या का? पता लगा ये तो गया, मेरा चरित्र हनन अलग हो गया, तो फिर तो इसलिए कहता है बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट फर्म शुड एक्वायर इंफॉर्मेशन। क्लाइंट के बारे में, उस ऑडिट असाइनमेंट को लेने से पहले आपको क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी चाहिए कि क्लाइंट कौन है, कैसा है। एंड इंगेजमेंट मतलब कंप्लायंसेस विद द एथिकल इंफॉर्मेशन, मतलब क्या वो लॉ को कंप्लायंस करने वाला है या फिर भगवान ही मालिक है। तो मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेनी चाहिए। कब? नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। अब मैं कहता हूं आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर चुके हो, क्योंकि हेडिंग में दो चीजें हैं, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस। तो एक्सेप्ट करते हुए आपको क्लाइंट के बारे में यह पता लगाना है कि वो इंटीग्रिटी है कि नहीं, उसकी ईमानदारी है कि नहीं, और वो कंप्लायंसेस करता है एथिकल इंफॉर्मेशन का कि नहीं। दूसरा, अब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर चुके हो, वेयर ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता लगती है कि अगर ये इंफॉर्मेशन पहले पता लग जाती तो मम्मी कसम हम इस ऑडिट को ही एक्सेप्ट ना करते। तो वो क्या करेगा? अगेन इस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली इंफॉर्म करेगा अपनी ऑडिट फर्म को, so that the engagement partner can take necessary actions. समझ आया? ठीक है जी। अब SQC1 के अंदर यही पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। लो जी, लगभग सेम है, लगभग सेम है।
मैं कहूंगा सेम लिख सकते हो यहां पर एस से 220, बिल्कुल सेम लिख सकते हो, बट यहां पर एक एडिशनल है। फॉर एग्जाम्पल कहता है, अब ये आपसे पूछ सकता है कि इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट की जब बात होगी तो फर्म कौन कौन से चीजों को कंसीडर करेगी। जब मैं कहता हूं ना कि क्लाइंट इंटीग्रिटी है कि नहीं, पहला पॉइंट यही था ना कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी है कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे ईमानदारी देखते हुए। ओके, पहला, बड़े नॉर्मल से पॉइंट हैं, कोई रट्टा नहीं मारना, प्लीज कीवर्ड्स मार्क करते जाना मेरे साथ। आइडेंटिटी एंड द बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट, प्रिंसिपल ओनर, केएमपी, रिलेटेड पार्टी एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। उनकी आइडेंटिटी, पहचान क्या है, एंड बिजनेस की उनकी रेपुटेशन क्या है। किसकी रेपुटेशन, किसकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजी की, उनका जो की मैनेजमेंट है उसकी, और ओनर्स की। बस ये कीवर्ड्स ध्यान रख लेना, ओनर, की मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, क्या उनकी आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन कैसी है। ओके, दूसरा, पता लगा धंधा क्या है, नकली नोट बनाने का, चर्च गांजे की सप्लाई करते हैं। ओ भाई, नेचर क्या है क्लाइंट के ऑपरेशन, क्या करता क्या है, इंक्लूडिंग इट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, क्लाइंट मतलब उसका क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है। पता लगा बहुत ही एग्रेसिव नेचर का है, उसके साथ बात करने जाओ तो ढंग से बात नहीं करता, ऐसे क्लाइंट के साथ ऑडिट करके क्या फायदा है। और फिर गन लेके चलता है साथ में कि जरा सा गड़बड़ कर दी तो हवा में फायरिंग हो जाती है। तो फिर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट, चाहे ओनर हो, चाहे की मैनेजमेंट हो या टीसीडब्ल्यूजी हो, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड। पहले में क्या है, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन। दूसरे में क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। तीसरे में क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, क्लाइंट का एटीट्यूड क्या है, क्लाइंट का एटीट्यूड क्या है। ये चीजें आप इंटीग्रिटी करते हुए पता करोगे। फिर क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न विद मेंटेनिंग द फर्म्स फी एज लो एज पॉसिबल। वो भाई साहब पैसे ही देने को तैयार नहीं है। आपने कहा 2 लाख रुपए का ऑडिट, उसने कहा मुझे तो 2,000 रुपए में चाहिए ऑडिट बस। तो इसका मतलब 2,000 रुपए में चाहिए तो तू मतलब 1 दिन का ऑडिट करवाना चाहता है ताकि तेरी गलतियां ना पकड़ी जाएं और ऑडिट रिपोर्ट पूरी बनेगी। तो भाई ऐसे क्लाइंट का एक्सेप्ट नहीं करना। मतलब क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न्ड। क्लाइंट अगर एग्रेसिव नजर आए कि भैया मुझे तो फीस कम करनी है, मुझे फीस कम करवानी है ना, ऐसे क्लाइंट को मत एक्सेप्ट करना। फिर अगर वो इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन आपके काम पे डाले, इसको एक्सेप्ट मत करना। आप स्टॉक ऑडिट नहीं करोगे, आप मेरे प्लांट एंड मशीनरी का विजिट नहीं करोगे, इस क्लाइंट को नहीं एक्सेप्ट करना। फिर अगर आपको जरा सा भी इंडिकेशन है कि वो फर्जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट लोगों के मोहल्ले से बच्चे चुराता है, फिर उनको फिरौती लेके छोड़ता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी हो गई, तो ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। फिर रीजन क्या है, फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। मतलब रीजन क्या है, अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके क्लाइंट ने अभी पिछले ऑडिटर को इसलिए निकाला था क्योंकि पिछला ऑडिटर सच बोल रहा था। एक हमारे प्रोफेशन में एक बहुत बड़ी परंपरा है। वो क्या परंपरा है कि जब भी हम नए ऑडिट असाइनमेंट पे जाते हैं तो पहले पिछले ऑडिटर से उसका एनओसी लेते हैं कि भैया आप छोड़ रहे हो तो मुझे बता दो कि कहीं मेरे ऊपर एथिकल कोई लायबिलिटी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मैं ऐसा तो नहीं किसी चोर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो जब तक वो पिछले वाला एनओसी नहीं देगा तब तक मैं इस क्लाइंट को, इस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता मैं। ठीक है, तो ये वो मैटर्स हैं जो कि इंडिविजुअल ऑडिट असाइनमेंट देखते हुए आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना बस, सारी गेम कीवर्ड्स की होगी, कीवर्ड्स का ध्यान रख लेना बस। इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगाए, एग्रेसिवली फीस कम करने की कोशिश करे, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो बंदा, या फिर रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट क्या है, क्यों अपॉइंटमेंट करना चाह रहा है हमें, पिछले ऑडिटर का क्या हुआ, ये चीजें बस। इससे ज्यादा यहां पढ़ने की, इस पॉइंट में और करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, एक्सेप्टेंस हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्स।
ह्यूमन रिसोर्स में कहता है कि देखो जी ऐसा है मान लीजिए मैंने कहा जी फर्म का नाम है प्राग एंड एसोसिएट, एंगेजमेंट पार्टनर है P1, P2, P3, P4। P4 को बैंकिंग एक्सपीरियंस है, इसे एक्सपोर्ट्स वाले क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, इसे मैन्युफैक्चरिंग वाले क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, इसे इंश्योरेंस वाले क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है। अब आर्टिकल है A1 to A30, A1 to A5 बैंकिंग कर चुके हैं। अच्छा, SBI का ऑडिट आया। अगर SBI का ऑडिट आया तो बताइए क्या होना क्या चाहिए? क्या मैं कह सकता हूं SBI का ऑडिट करते हुए आपको किस किस को भेजना चाहिए? ऑब्वियसली मैं किसको भेजूंगा? जिसे बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। मतलब P2 को, सॉरी कहां गया बैंकिंग, हाँ P4 के साथ में मैं A1 to A5 की टीम बनाऊंगा, एंगेजमेंट टीम। यही एक परफेक्ट टीम बनेगी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या कहते हैं? कहता है फर्म की ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। देखो अब ये फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की बातें कर रहा है ना, ये जो पॉइंट है एज इट इज SQC1 में भी आ जाएगा। ठीक है, फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि वो रीजनेबल एश्योरेंस, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने किया हुआ वैसे ध्यान रखना। फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इस तरीके से रीजनेबल डिजाइन होनी चाहिए कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके कि उनके पास सफिशिएंट पर्सन है विद द कैपेबिलिटी एंड द कॉम्पिटेंस, ताकि वो उस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकें। ठीक है जी। अब SQC1 के अंदर भी बिल्कुल डिप्टो चिपका देना, बिल्कुल डिप्टो चिपका देना, सेम एज चिपका देना ऐसे 220। ठीक हो गई इतनी बात? आगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब है कि भाई साहब ऑडिट करते हुए भी जो फर्म के गाइडिंग प्रिंसिपल है ना क्वालिटी के, उसको आपको वहां पर भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है देखते हैं, कैसे कैसे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के वक्त भी आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है। कहता है फर्म शुड एस्टेब्लिश द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फर्म को ऐसी पॉलिसीज, अब यहां फर्म के एंगल से बात हो रही है, मैं SQC1 में भी यही बात कर दूंगा। ठीक है ना? तो फर्म की इस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए, अगेन जो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके। फर्म की इस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए जो कि रीजनेबल एश्योरेंस दे सके कि इंगेजमेंट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के द्वारा, क्योंकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एसएस का पालन कब होगा? जब आप ऑडिट कर रहे होगे तभी तो होगा। तो यानी कि किसी भी पार्टिकुलर एंगेजमेंट को करते हुए अपने एसएस का पालन किया हुआ है, इस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आपको अपनानी पड़ेंगी। अच्छा, कैसे, मतलब किस तरीके से? भाई एज एन आर्टिकल उनको क्या पता बेचारों को कि कौन कौन से एसेज लगने हैं, तो उसी के लिए तो कहा है। कहता है कौन कौन से मैटर्स आपको एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए इंश्योर करने हैं। पहला, एंगेजमेंट टीम को ब्रीफ करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस ऑडिट में हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा। आपको अपनी एंगेजमेंट टीम को मेंटेन को इस बारे में ब्रीफ करना है। दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज देयर टू इंश्योर द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है। दूसरी बात कहता है उनको जो भी, पहले तो ब्रीफ करना है, दूसरी बात फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है और उनके द्वारा किए गए काम का सुपरविजन भी करना है। एंगेजमेंट टीम को ब्रीफ करना है एंगेजमेंट से रिलेटेड, उनके द्वारा किए, उनको इस काम की ट्रेनिंग प्लस सुपरविजन भी देना है। भाई साहब नए नए आर्टिकल होंगे, बैंक ऑडिट पे जा रहे हैं, उन्हें क्या पता बैंक ऑडिट में क्या क्या देखना है, उन्हें क्या पता RBI की गाइडलाइंस भी देखनी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सर्टेन सेक्शंस भी देखने हैं। तो फिर तीसरी बात, बैंकिंग ऑडिट को लेकर, फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, इंश्योरेंस ऑडिट हो गया, इनको लेकर रेगुलर गाइडलाइंस, रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर गाइडेंस नोट आते रहते हैं। तो जो आपकी पॉलिसीज वगैरह होंगी वो प्रॉपर अपडेटेड रहनी चाहिए। फिर एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो भी आप उस मिशन पे जा रहे हो या किसी भी मिशन पे जा रहे हो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि क्या क्या कमियां आपको आई, वो सब कुछ वहां पे लिखा जाना चाहिए। फिर प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग, मतलब एक प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए कि क्या हमने सभी के सभी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड जो लगते थे उन सबका हमने पालन किया है कि नहीं। एवरीथिंग इज देयर टू इंश्योर कि जिस टाइम आप ऑडिट कर रहे हो उस टाइम भी आपने क्वालिटी को मेंटेन किया है। एक बार दोबारा से रिकॉल करो, फर्म को इस तरीके की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे जो कि रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें किस बात के, कि एंगेजमेंट करते हुए हमने जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सबका पालन किया है। इसे किस तरीके से आप इंश्योर करोगे? पहली बात, जो भी आपकी एंगेजमेंट टीम है आप उन्हें ब्रीफ करोगे, फिर अपनी एंगेजमेंट टीम को आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और एंगेजमेंट टीम का प्रॉपर सुपरविजन भी करेंगे। इसके अलावा आपकी जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उन सबको प्रॉपर अप टू डेट रखेंगे, हर जो भी आप काम कर रहे हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे एंड ये इंश्योर करेंगे कि
प्रॉपर कि सभी के सभी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस हो रहा है। यही का यही क्या हम एसक्यूसी 1 में भी चिपका सकते हैं? यस, चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोरलेस वही के वही डिप्टो शब्द हैं। इंगेजमेंट टीम को ब्रीफ करोगे स्टैंडर्ड्स पे, मतलब सब कुछ वही के वही है, आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग आइएगा, मॉनिटरिंग के ऊपर आते हैं। हाँ जी, कहता है जी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब होता है मम्मी, मम्मी जी इंश्योर करेंगी। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वही कहा जाएगा जिसमें मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के अंदर हम इंश्योर करेंगे कि जिन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की हमने बात की है, बार बार बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो तेरे भाई ने गाड़ी चलाई कैसे? अडेरेंस टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं? दूसरी बात, जिन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की हम गरिमा गाते गाते नहीं थक रहे यहां पर, क्या उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का पालन किया या हवा में बातें करते रह गए? तो ये किसके अंदर देखा जाएगा? मॉनिटरिंग के अंदर। आइएगा आइएगा जी एसक्यूसी 1 के अंदर मॉनिटरिंग। हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूं कि लैंग्वेज लगभग ये सेम रख सकते हो? ऑलमोस्ट सेम रख सकते हो कि वही फर्म को इंश्योर करना पड़ेगा, वही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो कि रेलेवेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वही का वही ऐसे 220 वाला यहां पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एसक्यूसी 1 और आपका ऐसे 220 दोनों की तरफ से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आपके खत्म हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें जो और रह गई हैं जरा उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। लो जी, आएगा प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच टू द एथिक्स। इसका क्या मतलब है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया आपको। ये टॉपिक आपकी बुक में है और स्टडी मटेरियल में भी है। अच्छा, आज मैं स्टडी मटेरियल के आपको टॉपिक्स नहीं बता रहा कि कौन सा पैरा। उसका रीजन ये है कि आज हम करी चैप्टर एथिक्स रहे हैं ना, तो बस तो इसलिए आपको वहीं पे मिल जाएंगे। खैर, हाँ जी, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या फर्क होता है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच में क्या कोई फर्क भी होता है? देखो जी, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल कि गाय दौड़ रही है, वो आपके लेफ्ट साइड से निकल गई, बट आपने कसाई को क्या कहा? राइट साइड पे गई है। क्या आपने झूठ बोला? हाँ, उस सिचुएशन में तो आपने सही किया, बट वैसे जो आपको सिखाया गया था बचपन में उसके अनुसार आपने गलत कर दिया है। ठीक है ना? ये जो बचपन से सिखाई गई चीजें थी, ये क्या थी? रूल्स। और जो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में ले गई डिसीजंस थे, ये क्या थे? प्रोसीजर्स। तो अब कहता है कि एथिक्स के अंदर आप प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो या रूल बेस्ड अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। ओके, द एसेंस ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू द एथिक्स, मतलब प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के अंदर जो मेन चीज है, जो क्रक्स है उसका, वो क्या है? कंप्लायंस करना पड़ेगा द स्पिरिट ऑफ एथिक्स को, मतलब एथिक्स को मेंटेन रखना पड़ेगा हर सिचुएशन के अंदर। अच्छा, इसका मतलब है ये स्पिरिट रिक्वायर करती है अकाउंटेंट को कि आप प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करोगे। जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन जन्म लेगी तो आप उसका मुकाबला आप प्रोफेशनल जजमेंट के द्वारा करोगे। कैसे? अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज के द्वारा। It require an accountant should use the professional judgment to evaluate every situation to arrive at the conclusion। तो दोबारा देखिएगा, एसेंस ऑफ अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या रिक्वायर करता है? इट रिक्वायर कंप्लायंस विद द स्पिरिट ऑफ एथिक्स, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में एथिक्स के नियमों का पालन करेंगे। ये अकाउंटेंट को कहता है आप प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेंगे। कब कब? किसी भी सिचुएशन में
बेस्ड अपॉन योर प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। आप प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेंगे किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए और उस पे कंक्लूजन को निकालने के लिए, यानी कि ये सिचुएशन बेस्ड अप्रोच बता रहा है। फिर है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच क्या कहती है? कहता है जी इसमें तो कुछ नियम बने हुए हैं, बस उन नियमों का पालन करना पड़ता है। अब इसका जो आउटलुक है ना, बड़ा नैरो आउटलुक है, मतलब हमेशा सच बोलो। अब हमेशा सच बोलो मतलब क्या? किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में सच बोलने से किसी की जान जा सकती है, तो फिर कहता नहीं सच बोलो। अच्छा, स्पिरिट ऑफ एथिक्स कई बार ओवरलुक्ड हो जाती है, मतलब एथिक्स गया तेल लेने सच बोलने के चक्कर में, ठीक है ना। तो ये एथिकल, ये जो रूल बेस्ड अप्रोच है इसकी कमी है। फर्दर रूल बेस्ड अप्रोच इज समवट रिजिड। रिजिड है, कीवर्ड्स मार्क करते जाना। पहला नैरो आउटलुक है, स्पिरिट ऑफ एथिक्स ओवरलुक्ड हो जाती है। फिर रिजिड अप्रोच है, एज इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डील विद एवरी प्रैक्टिकल सिचुएशन रिलाइंग अपॉन द रूल्स। भाई साहब, मतलब हर सिचुएशन में इस तरीके से डील नहीं किया जा सकता जैसे आप कह रहे हो रूल बनाकर। एंड तो फिर इसका मतलब ये जरूरी है कि बेहतरीन अप्रोच कौन सी है? द स्पिरिट ऑफ कोड इज फॉलोड, मतलब ये जरूरी है कि आप सिचुएशन बेस्ड अप्रोच पे ही चलो, ठीक है। तो ये रूल बेस्ड अप्रोच वर्सेस प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के बीच में फर्क था। फिर हमारा एक टॉपिक और है, वो है अभी तक हमने थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस की चर्चा की थी कि डिफरेंट थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस कौन कौन से हो सकते हैं। आज हम समझने जा रहे हैं कि उन थ्रेट से बचा कैसे जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके पास क्लाइंट के शेयर्स हैं या क्लाइंट की एंटिटी के अंदर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो क्या इससे बचा जा सकता है? बड़ा सीधा तरीका है वो क्या कि क्लाइंट में इस तरीके के शेयर्स वगैरह में डीलिंग मत करो ना, क्लाइंट के शेयर अपने पास मत रखो, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस को संभाल के रखो, अपनी इंडिपेंडेंस को संभाल के रखो, तो आपके एथिक्स मेंटेन रहेंगे, मतलब वो उस तरीके का थ्रेट जन्म ही नहीं लेगा। सिमिलरली एडवोकेसी थ्रेट, क्लाइंट आपको कह रहा है कि आपके पास इनकम टैक्स का चोरी का नोटिस आया है, परंतु बावजूद आप जानते हो क्लाइंट आपका चोर है, मगर फिर भी आपको एडवोकेट करने को कह रहा है, तो आपको एडवोकेसी करनी चाहिए। हाँ, पैसे के लिए बेशक आप कर रहे हो, मगर फिर भी ये क्या कहता है? कहता सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से बचने के लिए जरूरी है कि वहां पर ये मजे अपने आप से मत लो, ठीक है ना। तो फिर सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस क्या है? मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि वो स्टेप्स जो कि इंश्योर करेंगे कि आपके सामने थ्रेट ना आए। कैसे कैसे? फॉर एग्जांपल कहता है पब्लिक का कॉन्फिडेंस किसी भी ऑडिट के अंदर तब बनेगा कि अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा यानी कि आपका क्लाइंट की फर्म में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वगैरह भी नहीं होगा, फेमिलियरिटी थ्रेट वगैरह भी नहीं होगा, और आप धंधे की चिंता ना करें तो फिर इंटिमिडेशन थ्रेट भी नहीं होगा, ठीक है ना। आगे फिर कहता है प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कुछ एथिक्स के, फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं कुछ ऑडिट करते हुए, कौन कौन से? इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इन सब का पालन करोगे ताकि आप इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सको। थर्ड, हाँ जी, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जरा ये देख लेना कि कोई थ्रेट तो जन्म नहीं ले रहा। आप किसी कंपनी के शेयर्स लेके बैठे उसी का ऑडिट कर रहे हो, फिर आप जिस कंपनी का बुक कीपिंग कर रहे हो, जिसके अकाउंट बना रहे हो, उसी का ऑडिट कर रहे हो, मतलब कहीं ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है, कहीं ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट कहता अगर कोई ऐसा थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो फिर आप प्लीज उस चीज को एक्सेप्ट मत कीजिए। या तो आपके पास शेयर्स हैं तो पहले शेयर्स बेच दीजिए फिर ऑडिट लीजिए। अगर आपके पास बुक कीपिंग का काम है, अकाउंटेंसी का काम है, तो प्लीज आप मत लीजिए, फिर आप वो असाइनमेंट मत लीजिए। फिर कहता है अगर मान लीजिए अगर क्लाइंट के लिए ऑडिट आ रहा है बट शेयर्स बहुत भारी मात्रा में ले रखे हैं आपने, तो फिर अच्छा होगा कि मतलब अपने प्रिंसिपल से सेक्रीफाइस मत कीजिए और इस काम को एक्सेप्ट मत कीजिए ना। तो ये सेफ गार्ड हैं जो कि आपको इंश्योर करेंगे कि आप प्रोफेशनल एथिक्स का पालन कर पा रहे हैं। ये सारे के सारे वो प्रिंसिपल हैं विच विल मेक श्योर कि आप एथिक्स का पालन कर पा रहे हैं। फिर हमने ऑडिट क्वालिटी की बात की। ऑडिट क्वालिटी के अंदर जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया था, सबसे पहले SQC A और 1 और ऐसे 220 के अंदर, तो ये वही का वही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 7 प्रिंसिपल्स ऑफ SQC 1 आ जाते हैं। लो जी, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एज पर SQC 1, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये तो एकदम निपट के साइड पे हो गया। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी हम
अगली क्लास के अंदर चर्चा करके। मैं जानबूझ के अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं क्योंकि कई बच्चों के पास ना वॉल्यूम 2 अभी नहीं गई है, वो आज ही डिस्पैच हुई है। इनफैक्ट अभी 1-2 दिन लगेंगे पूरी सारी डिस्पैच होने में, तो टेंशन मत लेना। बट जैसे ही तब पहुंच जाएंगी तो सैटरडे संडे को तब मैं बिठा के सबको फिर वो क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करूंगा इन पहले दो चैप्टर्स के ऊपर। तो फ्राइडे को हम पहला चैप्टर जो है नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, वो पूरी तरह से निपटा के साइड पे उसे भी रख देंगे। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।